वाले मुसीबत का सबब हो सकता है। बड़ी खबर मुंबई के चेंबूर इलाके से, जहां पर अपडेट यह है कि दीवार गिरने से जो हादसा हुआ इसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। चेंबूर के भारत नगर में ये बड़ा हादसा हुआ है और अभी भी 10 लोगों के फंसे होने की आशंका है। तो मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, 15 लोगों की मौत हुई है। देर रात यह हादसा होता है चेंबूर इलाके में, जहां पर लैंडस्लाइड होती है और फिर बाउंड्री वॉल 5 झुग्गियों में गिर जाती है। इसमें कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं और राहत बचाव के लिए वहां पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, फायर डिपार्टमेंट है, इसके अलावा बीएमसी, मुंबई पुलिस। और मौत का आंकड़ा बड़ा है, 15 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोगों को बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रमाकांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रमाकांत, 15 लोगों की मौत हो चुकी है और क्या जानकारी मिल रही है? जी, अभी हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर है। एनडीआरएफ के कमांडेंट ने इस खबर की पुष्टि की हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अभी तक 21 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोगों को लाइव रेस्क्यू किया गया है और लगभग 8 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म होने में लगभग 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। की टीम का कहना है कि बारिश के चलते इस रेस्क्यू ऑपरेशन करने में थोड़ी दिक्कतें हो रही, फिर भी 4 से 5 घंटे में हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लेंगे। तो रमाकांत, क्या मुंबई में बारिश अभी भी हो रही है और जिन 15 लोगों की मौत हुई है क्या उनकी पहचान हो गई है? एनडीआरएफ यहाँ पर डिप्लॉयड थी बिकॉज ऑफ वाटर लेवल इंक्रीज हो रखा था और जैसे हमें सूचना मिली हमारी टीम तुरंत मौके पे पहुंची है और हाँ तुरंत ऑपरेशन में जुट गई है। एक बात बताइए कि कितने लोगों को जो है आप लोगों ने रेस्क्यू किया है, कितनी डेड बॉडी रिकवर की है? डेड बॉडी का रिकवर की बात है तो अभी तक 7 डिक्लेयर्ड डेथ हुई हैं और अभी भी रेस्क्यू काम जारी है। कितने लोगों को रेस्क्यू किया है? अभी टोटल आंकड़ा आपको पूरी ऑपरेशन समाप्त हो जाएंगे उसके बाद ही मिल पाएगा। इसके अलावा और विक्रोली में भी एक लैंडस्लाइड हुआ है, उसके बारे में कोई जानकारी है? हाँ, विक्रोली में भी हमारी एक टीम वहाँ पर पहुँच गई है और वहाँ पर भी काम चल रहा है। एनडीआरएफ टीम वहाँ पर जस्ट अभी पहुँची है, उसके पहले ही वहाँ पर 3 डिक्लेयर्ड डेड बॉडी निकाली जा चुकी है और अभी भी काम कुछ भी और 5 से 6 लोग बता रहे हैं दबे होने की संभावना है। हाँ। काम अभी जारी है। चेंबूर की अगर बात करें तो कितने घंटे और ये ऑपरेशन चल सकता है? हम देखेंगे कि जितना कोई किसी ने भी क्लेम किया है, लास्ट तक जब तक कोई क्लेम करता रहेगा और जो यहाँ का लोकल प्रशासन है बताता है कि यहाँ पे बॉडी और मिलने की संभावना है, तब तक हम काम करेंगे। सर, ये सकरी गलियाँ हैं, इसमें एनडीआरएफ की टीमों को आने में बहुत दिक्कतें हुई, इस तरीके की बातें बताइए। ये चैलेंजेज है हमारे लिए और जो भी ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन होता है उसमें इस तरीके के चैलेंजेज आते हैं। सकरी गलियों में हमारे इक्विपमेंट जाना, कैनाइन सर्च होना, डॉग को ले जाना, वो सब थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, लेकिन वो सब एक पार्ट है, उस रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट है, वो हम कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड को लेके आया गया? हाँ, डॉग स्क्वाड है हमारे वहाँ पे और डॉग स्क्वाड काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रमाकांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमाकांत, आपने अपडेट दिया है कि 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इन 15 लोगों की पहचान हो गई है? एनडीआरएफ ने अभी 21 लोगों को जो रेस्क्यू किया गया है उसकी लिस्ट हमें सौंपी है। वो लिस्ट भी हमारे पास एक्सक्लूसिव कॉपी है जिससे हम चला सकते हैं। अभी इसमें कितने लोगों की मौत हो चुकी है उसकी पुष्टि होना बाकी है बाय नेम। अच्छा रमाकांत, क्योंकि बारिश सबसे बड़ी बाधा है और बारिश की वजह से ही ये 2 हादसे मुंबई के अलग अलग इलाकों में हुए हैं, तो क्या अभी भी मुंबई में बारिश हो रही है? मुंबई में अभी भी रुक रुक के बारिश हो रही है। मुंबई में अभी भी रुक रुक के बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रह रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन रुक रहा है और जैसे ही बारिश रुक रही फिर से इनके रेस्क्यू ऑपरेशन को ये तेजी ला रहे हैं। ये और जो कहा जा रहा है कि जो ये कीचड़ वाली ये जो भूस्खलन हुआ है वो कीचड़ इलाके में हुआ है और पूरा का पूरा जो पहाड़ था उन मकानों पे गिर चुका है और इस कीचड़ को साफ करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जिस वजह से इंडिया काफी टाइम लग रहा है इस मलबे को हटाने के लिए। बिल्कुल रमाकांत, चुनौतियां काफी ज्यादा है रेस्क्यू टीमों के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त राहत बचाव काम में कितनी टीमें जुटी हुई हैं? एनडीआरएफ की लगभग यहाँ 3 टुकड़ियां आ चुकी हैं और एनडीआरएफ के कमांडेंट और एनडीआरएफ के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस जगह मौके घटने में पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियां हैं, बीएमसी की 3 टुकड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड की 2 टुकड़ियां हैं, मुंबई पुलिस के भी लोग हैं, स्थानिक लोग हैं, सभी प्रशासन लोग मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा करने में लगे हुए हैं। और मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, एनडीआरएफ से आने के बाद में एनडीआरएफ ने इसमें 6 लोगों को लाइव रेस्क्यू किया हुआ है। ठीक है रमाकांत।
कि यहाँ पे क्या है 2 इंसिडेंट साइट हो गए हैं सर। पहले एक था तो ये 2 इंसिडेंट साइट है सर, 2 अलग अलग जगह पे है, मतलब अप्रोक्सीमेट 50 मीटर दूरी पर दोनों है सर। एक साइट पर अप्रोक्सीमेट सर 10+1 यानी कि 10 जो यहाँ के लोकल पब्लिक और BMC के द्वारा और एक NDRF के द्वारा रिकवर किया गया है सर। तो एक साइट पर 11 हो गया सर। दूसरे साइट पर सर क्या है जो यहाँ सर जो सिविल पब्लिक और BMC मिलकर सर 6 लाइव निकाल चुका था और 2 डेड निकाल चुकी है सर। और यहाँ से फिर NDRF आने के बाद सर 2 डेड और निकली, यानी कि टोटल यहाँ हो गया 10, इस साइड पर 10 और उस साइड पर 11, टोटल अभी तक 21 आदमी की पुष्टि हुई सर, जिसमें कि 6 लाइव है सर। 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से कितनों की डेथ हो चुकी है? 6 लाइव है सर और सर 15 हो गए सर डेड। ये हमारे साथ NDRF के कमांडेंट थे जिन्होंने हमें एक पुष्टि की है कि अभी तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है इस भूस्खलन में और 6 लोगों को लाइव रेस्क्यू किया गया है। मुंबई में पड़ रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की जान आफत में आ गई है। हालात ये हैं कि पूरी की पूरी मुंबई बारिश के पानी में डूबी नजर आ रही है। सायन इलाके में पानी इस कदर बढ़ चुका है कि रास्तों पर जैम लग गया है। एक बस के खराब होने से वहां लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। ऐसा ही हाल कुर्ला में देखने को मिला, जहां की सड़कें पानी से लबालब भरी दिखाई दी। तो मुंबई के शिव स्टेशन के हालात तो बेहद खराब हो गए, क्योंकि वहां पर रेलवे ट्रैक पर ही इतना पानी भर गया कि लगा जैसे कोई नहर बह रही हो। पटरियों पर पानी भरने से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं गांधी मार्केट में भी कई कार और वाहन पानी में डूबे दिखाई दिए और लगभग हर सड़क पर पानी भर गया। ऐसा ही हाल ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देखने को मिला, जहां पर पानी भरने से लंबा जाम लग गया। वहीं कई जगह पर लोग कमर तक पानी में डूबे दिखाई दिए। तो ऐसा ही हाल अंधेरी में भी देखने को मिला, जहां बारिश की वजह से पानी में कार डूबती दिखाई दी और सड़क से लेकर घरों तक में पानी भर चुका है। मुंबई में देर रात से हो रही बारिश अभी भी जारी है। वडाला, सायन और गांधी मार्केट समेत कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी है। हालात ये हैं कि कई जगह सड़कों पर भरे पानी में वाहन डूब गए हैं। मुंबई में भारी बारिश की वजह से गांधी मार्केट इलाके में जल जमाव हो गया है। मॉनसून के समय से ये इलाका हमेशा जलमग्न हो जाता है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के साथ ही अब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी भारी जाम लग गया है। तेज बारिश के कारण दहिसर चेक नाके पर भी लंबा जाम देखा जा रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर होने वाली बारिश से लोगों की मुसीबत और बढ़ेगी। भारी बारिश के चलते BMC ने बसों के रूट बदल दिए हैं। हार्बर लाइन पर चलने वाली लोकल ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है। एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर चुका है। हालांकि अभी उड़ानों पर असर पड़ने की जानकारी सामने नहीं आई है। मुंबई के अलावा ठाणे और रायगढ़ के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आफत की बारिश ने सड़क, रेल, हवाई मार्ग सभी पर ब्रेक लगा दिया है। हालात इतने बुरे हैं कि मुंबई का लगभग हर रेलवे ट्रैक बारिश के पानी में डूब चुका है। मुंबई का सायन स्टेशन नदी में तब्दील हो चुका है। पटरियों पर भरा पानी बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोकल ट्रेनें अपने समय से कई घंटे देरी से चलने को मजबूर हैं। बारिश की वजह से मध्य रेलवे की लोकल सेवा कई घंटों की देरी से चल रही है। कुर्ला और विद्या विहार के बीच रेलवे ट्रैक पर जलजमाव की वजह से ट्रेनों की आवाजाही में दिक्कत है। स्लो लाइन का ट्रैफिक भी फास्ट रूट पर डाइवर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। अमरिंदर और सिद्धू विवाद के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने धुर विरोधी माने जाने वाले प्रताप सिंह बाजवा से मुलाकात की है। करीब 4.5 साल बाद बाजवा और कैप्टन की मुलाकात अमरिंदर के फार्म हाउस पर हुई। तो वहीं दूसरी तरफ पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू से उनके करीबी प्रगट सिंह के साथ कुछ दूसरे विधायकों ने मुलाकात की। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू जब तक उनसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो उनसे नहीं मिलेंगे। पंजाब कांग्रेस में मची सियासी उठापटक का दौर अब उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां से कभी भी कोई भी बड़ा फैसला आ सकता है। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की खबर है कि पंजाब में कैप्टन बनाम सिद्धू के बीच चल रही राजनीतिक रस्साकसी पर सुलह का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक पंजाब कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू संभाल सकते हैं। पंजाब कांग्रेस में तैयार सुलह का फॉर्मूला।
क्या सिद्धू को मिलेगी पंजाब कांग्रेस की कमान? क्या है कांग्रेस आलाकमान का नया फरमान? पंजाब की सियासत में आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की खबर के मुताबिक कैप्टन बनाम सिद्धू को लेकर छिड़ी तकरार पर विराम लगाने के लिए सियासी फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी दे दी है। हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बताया है कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपे जाने का फैसला पार्टी का फैसला है। खबर ये भी है कि पंजाब में कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के साथ ही कैप्टन की पसंद के 3 या 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाएंगे। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि हरीश रावत और सोनिया गांधी के बीच बातचीत के बाद ही फाइनल फॉर्मूले की प्रेस रिलीज के जरिए घोषणा की जाएगी। इस बीच न्यूज 18 के नीरज कुमार के हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि हरीश रावत के साथ हुई बातचीत के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए 3 बेहद साफ संदेश दिए हैं। मुलाकात के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो नवजोत सिंह सिद्धू से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सिद्धू अपने आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते। नवजोत सिंह सिद्धू की नियुक्ति का फैसला कांग्रेस आलाकमान का होना चाहिए। मैंने अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। जो भी आपका फैसला होगा स्वीकार होगा। सिद्धू की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कैप्टन ने कहा कि जिस तरह सिद्धू की नियुक्ति की जा रही है वो तरीका गलत है। पहले विश्वास में लिया जा सकता था। पंजाब को लेकर जो कमेटी थी आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अभी तक घोषणा नहीं हुई है। हरीश रावत ने भी मुलाकात कर लिया कैप्टन साहब से चंडीगढ़ में। तो क्या उम्मीद है पंजाब का मामला कब तक सुलझ पाएगा? जल्द से जल्द सुलझेगा। हमारे को जो काम सौंपा गया था, कमेटी की रिपोर्ट हमने दी है। उसी आधार पर चर्चा करके उसमें से कौन सा बेहतरीन निष्कर्ष होता है या किस ढंग से उसको सुलझा सकते हैं, वो हम कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़े हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट जी और राहुल गांधी जी उसके ऊपर निर्णय जल्द से जल्द लेंगे और वो समस्या का हल होगा। इस खबर से ठीक पहले पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ एक अहम मुलाकात की। इस बैठक में जो सार निकलकर सामने आया उसे हरीश रावत ने पूरे 2 बार बयान जारी कर लोगों से साझा किया। सबसे पहले वो ट्वीट देखिए जो ट्वीट हरीश रावत ने चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचकर किया। मैं कैप्टन अमरिंदर जी से मिलकर अभी दिल्ली लौटा हूं। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारी बातें जो बाहर चर्चा में हैं वो बिल्कुल निर्मूल साबित हुई हैं और कैप्टन साहब ने फिर से अपने उस महत्वपूर्ण बयान को दोहराया है जिसमें उन्होंने कहा है कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब के विषय में अध्यक्ष के पद को लेकर जो भी निर्णय करेंगी वो निर्णय मुझे स्वीकार्य होगा। मैं उसका आदर करूंगा। और अब आपको हरीश रावत का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में मुलाकात के बाद कहा था कि कैप्टन कांग्रेस आलाकमान का हर फैसला मानने को तैयार हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था whatever decision will be taken by the Congress President, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today also. राजनीति में पर्देदारी ज्यादा वक्त की नहीं होती। इस बात को अमल में लाते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी हरीश रावत के साथ हुई मुलाकात की कहानी को अपने शब्दों में बयां किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, हरीश रावत के साथ हुई मुलाकात सफल रही। कांग्रेस अध्यक्ष का कोई भी फैसला सभी को मान्य होगा। कुछ मुद्दे रखे हैं जिन्हें कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखे जाने का भरोसा दिया गया है। पंजाब की सियासत में रविवार का दिन जहां हरीश रावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच हुई मुलाकात की वजह से सुर्खियों में रहा, वहीं एक और तस्वीर ने पंजाब की राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया। ये तस्वीर थी नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष सुनील जाखड़ के बीच हुई मुलाकात की।
जिसे ट्विटर पर शेयर करते हुए सिद्धू ने लिखा, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से मिला जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। बुद्धिमान लोगों से चर्चा कई महीनों की शिक्षा के बराबर होती है। इतना ही नहीं, पंजाब कांग्रेस में बागी तेवर अपनाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने 3 पूर्व अध्यक्षों से भी मुलाकात की, जिसके बाद एक बार फिर पंजाब की सियासत में कयासों और किस्सों का दौर शुरू हो गया। जो भी हमारी हाई कमांड का फैसला होता है वो हम सभी लोग मानते हैं। जो मैंने बात कही थी कि खुशी की खबर आने वाली है, ये फैक्ट है कि जो 1-1.5 महीने से जो हमारे लीडर्स में कुछ मन मुटाव चल रहा था वो हरीश रावत जी ने उसको भी दूर किया एंड जो हमारी हाई कमांड है उसने भी दूर किया। पहली बात तो कोई क्राइसिस या गड़बड़ नहीं होती, सबके अपने विचार होते हैं, जिन विचारों को सुनने के लिए हमारे पास हर राज्य का एक प्रभारी होता है AICC की तरफ से, महासचिव सबकी बात सुनते हैं और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर सबको साथ लेकर पहुँचते हैं। जब वह सही वक्त पे सही निर्णय जो लिया जाएगा वो आपसे महासचिव साझा करेंगे। देखिए, हमारी पार्टी की प्रथा है, हम लोग 70 साल से कांग्रेस में हैं। 40 साल मेरे को काम करते हुए, 30 साल मेरे फादर थे। हमने अपनी बात रखनी होती है पार्टी के फोरम के ऊपर। जो पार्टी फैसला करे, हम कांग्रेस के वर्कर हैं, उसको हम मानते हैं। जाहिर है पंजाब कांग्रेस में सियासत का ये घटनाक्रम उस मोड़ पर आ चुका है जहां से कभी भी कुछ भी नया सुनने को मिल सकता है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले मोदी सरकार ने आज सभी दलों की बैठक बुलाई है, जिसके बाद एनडीए की भी बैठक होगी। इन दोनों ही बैठकों में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। सभी दलों की बैठक सुबह 11 बजे होगी। इसके बाद एनडीए की बैठक होगी जो दोपहर बाद 3 बजे बुलाई गई है। पीएम मोदी इस बैठक में भी रहेंगे। बैठक में मॉनसून सत्र पर चर्चा की जाएगी। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। बिहार के कटिहार जिले से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक ताकतवर बवंडर ने मखाने के कई खेतों में जमकर तबाही मचाई। इस बवंडर को वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें दिखा कि चांदपुर गरिया गांव में आए इस बवंडर ने कुछ ही मिनटों में वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी खौफ से भर गए। कसम बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक। मखाने के खेतों में उठे इस बवंडर ने कुछ ही देर में एक बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जबकि आसपास मौजूद पेड़ पौधे भी इससे नहीं बच पाए। बवंडर की वजह से सब कुछ तिनके की तरह हवा में उड़ता दिखाई दिया। इधर आ रहा है, भागिए, इधर आ रहा है, कसम से। बताया गया कि ये बवंडर करीब 5 मिनट तक उस इलाके में रहा और इस बीच जो भी चीज इसकी जद में आई वो सब बर्बाद हो गई। इस ताकतवर बवंडर से किसानों को भारी नुकसान पहुँचने की खबर है। हालांकि गनीमत रही कि इसकी वजह से किसी की जान नहीं गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों और पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें उन्होंने आगामी चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के साथ ही पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वो केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकारों के कामों को घर घर तक पहुंचाएं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच रहने और उनकी मदद करने की सलाह भी दी। यूपी में एक दारोगा का महिला को पीटने का वीडियो वायरल हो गया। यूपी के कानपुर देहात में एक दारोगा का एक महिला को पीटने का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिखा कि दारोगा एक महिला के ऊपर बैठ गया। हालांकि एक आदमी बीच बचाव कर दारोगा को लेकर जाता दिखाई दिया। दिल्ली में कोरोना नियमों का पालन न करने पर सरोजनी नगर मार्केट बंद कर दी गई, लेकिन फिर भी दिल्ली के दूसरे बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही और लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ही बाजारों में कोरोना से बेखौफ होकर खरीदारी करते नजर आए। झारखंड के रांची में पुलिस और पैरामिलिट्री ने साझा अभियान चलाकर नक्सली ठिकाने का भंडाफोड़ कर वहां से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया, जिसके बाद डीजीपी ने टीम को सम्मानित किया। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए शिखर धवन को कप्तान जबकि तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को उप कप्तानी सौंपी गई है। ये वनडे भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। आयरलैंड के 21 साल के बल्लेबाज जॉन ग्लास ने लगान वैली स्टील्स T20 ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के आखिरी ओवर में चमत्कार कर दिया। जॉन ग्लास ने आखिरी 6 गेंद पर 6 छक्के जड़कर अपनी टीम को खिताब जिता दिया। बेहद रोमांचक फाइनल में टीम को आखिरी ओवर में 35 रन चाहिए थे, लेकिन जॉन ग्लास ने 6 गेंद पर 6 छक्के लगाकर मैच और खिताब दोनों पर कब्जा कर लिया। फाइनल में जॉन ग्लास 87 रन बनाकर नॉट आउट रहे। टोक्यो ओलंपिक में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। टोक्यो ओलंपिक्स का आयोजन 23 जुलाई से होना है। ऐसे में टोक्यो ओलंपिक्स पर भी कोरोना का साया मंडराने लगा है।
लखनऊ में आज आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक होगी। बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हो सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस और बीजेपी की ये बैठक काफी अहम है। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की खबर है कि बैठक में आरएसएस के अरुण कुमार शामिल होंगे। इस बैठक में यूपी चुनाव में आरएसएस और बीजेपी के तालमेल पर चर्चा होगी। बैठक में आरएसएस से जुड़े कई संगठन भी शामिल होंगे। चुनाव करीब आते ही यूपी की राजनीति करवट लेने लगी है। प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश में जुटी कांग्रेस एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। प्रियंका गांधी आज लाव लश्कर के साथ लखीमपुर खीरी पहुंची और उन दोनों महिलाओं से मुलाकात की जिनके साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव के समय बदतमीजी हुई थी। मौका देखते हुए प्रियंका गांधी ने महिला वार्ड के पास से ठेके और प्रदेश की योगी सरकार पर भी निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ बैठी ये दोनों महिलाएं वही अनिता और ऋतु हैं जिनके साथ 8 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने बदतमीजी की थी। इस मुद्दे की गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गूंजी थी। मुद्दा इतना गर्म हुआ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खेवनहार प्रियंका गांधी खुद को यहां आने से नहीं रोक पाई और पहुंचते ही प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए महिला कार्ड खेल दिया। नामांकन पत्र भरने के लिए गई। आप सोच सकते हैं कि उस समय उनको घेर के पीटा गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके कपड़े फाड़े गए। तो आप सोच सकते हैं कि उन पर क्या बीती होगी। उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी गया था। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली। इस नतीजे से मुख्यमंत्री योगी भी गदगद है। वाराणसी दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ की थी। लखीमपुर खीरी पहुंची प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा। कहा कि पंचायत चुनाव में भारी हिंसा हुई है और सरकार ने इसकी अनदेखी की। जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की उनको सस्पेंड कर दिया आपने। बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया। प्रशासन मौन है और ये भी नहीं किया कि जैसे छोटी भी चीज होती है चुनाव में इस तरह की तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होता है। तो चुनाव दोबारा से क्यों नहीं हुआ है? यहाँ क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? 8 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ऋतु पर्चा भरने जा रही थी। अनिता उनकी प्रस्तावक थी, लेकिन पर्चा भरने से पहले ही कुछ लोगों ने दोनों महिलाओं पर हमला कर दिया। ऋतु चुनाव नहीं लड़ पाई और बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए। आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी का ये दौरा कितना रंग लाएगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस दौरे ने स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को जिंदा कर दिया है। साथ ही पीड़ित पक्ष की भी इंसाफ की आस जगी है। आपसे क्या हुआ था? प्रियंका जी से क्या बात हुई? मुझे सहानुभूति है कि हाँ आपको न्याय मिलेगा, आप घबराओ मत। आप कार्रवाई चाहती थी, मुकदमा लिखा गया था? जी लिखा गया था। पूरा आश्वासन दिया है, न्याय दिलाने की पूरी आशा की है और मुझे आशा है कि मुझे न्याय मिलेगा। जब ये तस्वीरें सामने आई थी तब प्रदेश सरकार और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का अंदरूनी कलह बताया था। फिर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए इलाके के 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। अब जब प्रियंका गांधी गांव पहुंची तो बीजेपी ने जवाब देने में वक्त नहीं लगाया। सारे पर्यटन जहाँ पे हैं वहाँ घूमिए। आपको पूरी तरीके से सुरक्षा भी मिली हुई है। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है। महिलाओं के सम्मान में काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए आपको पूरी सुरक्षा भी मिलेगी। इसलिए सुरक्षा पर प्रश्न मत उठाया कीजिए, क्योंकि यही हमारी सुरक्षा एजेंसियां आपको और आपके परिवार को और सभी लोगों को प्रदेश के सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। लखीमपुर खीरी जाने से पहले प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को लखनऊ के हजरतगंज में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे 2 घंटे मौन धरना दिया था। अब लखनऊ पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि परमिशन केवल 10 मिनट की ली गई थी। मुकदमे में प्रियंका गांधी का नाम नहीं है, लेकिन पुलिस ने प्रियंका के अलावा किसी को छोड़ा भी नहीं। प्रियंका गांधी के मुताबिक आवाज उठाने पर उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपने देखा है कि पिछले 1.5 सालों में सबसे बुलंद राजनीतिक पार्टी में सबसे बुलंद जो आवाज उठी है हमारी पार्टी की। हमारे कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं, बाकी पार्टियों ने इतना बोला नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी जंग हारती जा रही है।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद स्थानीय चुनाव में भी पार्टी की हालत बद से बदतर हुई है। यही वजह है कि एक लंबे समय बाद प्रियंका के प्रदेश आने पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ बहुत है, मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। गेट पर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से अब वो सीधे लखनऊ जाएंगी। लखनऊ जाने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगी। अमेठी और रायबरेली के लोगों से बात करेंगी। यानी कांग्रेस पार्टी अब उस सियासी जमीन को तलाश रही है जो उसने खो दिया था। कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए प्रियंका गांधी ने महिला कार्ड खेला है, लेकिन हाल के चुनाव के नतीजों को देखते हुए यही लगता है कि कांग्रेस को अभी लंबा सफर तय करना है। फिलहाल बागडोर प्रियंका गांधी के हाथ में है और कार्यकर्ताओं को भी इनके अलावा किसी से आस नहीं। यूपी में इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। योगी सरकार से बातचीत के बाद कांवड़ संघ ने फैसला लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कांवड़ यात्रा करवाने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने कांवड़ संघ से बात की। बातचीत के बाद कोरोना की वजह से इस साल कांवड़ यात्रा को नहीं करवाने का फैसला लिया गया। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस और अपहरण के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि गिरफ्त में आए इस आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कन्नौज जिले में अपहरण की एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ही आसपास के जिलों की पुलिस अलर्ट पर थी और जब आरोपी फर्रुखाबाद में दाखिल हुए तो उनका सामना पुलिस से हो गया। पुलिस से बचने के लिए आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर गंगा किनारे उगी झाड़ियों में छिप गए, लेकिन पुलिस ने आरोपियों का पीछा नहीं छोड़ा। बताया गया कि इस बीच आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, मगर जान जोखिम में डालकर पुलिस की टीम आरोपियों का काफी दूर तक पीछा करती रही। तब जाकर बड़ी मुश्किल से एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पकड़ लिया। सही है, सही है। जबकि पकड़े गए आरोपी के साथी किसी तरह पुलिस से बच निकलने में कामयाब रहे। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस बरामद किया। एक ही कर पाया तो दबोच लिया मैंने तब तो। पुलिस की पूछताछ में इस आरोपी ने अपनी पहचान बताई। क्या नाम है तुम्हारा? सर रंजीत यादव। रंजीत कहाँ के रहने वाले हो? इसके फरार साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने मुठभेड़ खत्म होने के बाद पूरे इलाके में काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 2 लोगों का अपहरण किया गया था। फिरौती मांगी गई जी बिल्कुल, इसमें फिरौती की सूचना थी। 30 लाख रुपए की लगभग क्या डिमांड के आसपास की सूचना। बताया गया कि अपहरण की वारदात के मास्टरमाइंड को पहले ही पकड़ा जा चुका है। यूपी धर्मांतरण मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने तीनों को नागपुर से गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को सड़क मार्ग से लखनऊ लाया जा रहा है, जहां उनसे पूछताछ होगी। धर्मांतरण मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में जो गिरफ्तार लोग हैं, जिसमें कि उमर गौतम मुख्य अभियुक्त था, उनके द्वारा लोगों को लालच देकर अन्य धर्मों से इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने हेतु एक पूरा अखिल भारतीय नेटवर्क चलाया जा रहा था, जिसमें कि विभिन्न संवेदनशील वर्ग तथा महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब लोगों को विभिन्न प्रकार की धार्मिक एवं सामुदायिक दुर्भावना फैलाकर तथा प्रलोभन देकर इस्लाम में धर्मांतरित करने की साजिश थी। टीडीपी नेताओं ने पेट्रोल के बढ़े दामों के विरोध में प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल की बढ़ती कीमत के खिलाफ कई जगह आग लगाकर धरना प्रदर्शन किया। केरल की मल्लापुरम में बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही। हालात ये हैं कि बारिश और आंधी की वजह से इलाके के कई पेड़ उखड़ गए, जबकि कई जगह पानी भर गया। यूपी के हापुड़ में एक मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया, जिसकी वजह से उस लेन पर आने वाली कई ट्रेनों को घंटों की देरी का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इंजन को दोबारा ट्रैक पर उतार दिया गया। पाकिस्तान की पूर्व विकेटकीपर मोइन खान के बेटे आजम खान का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू हो गया। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में खेलने का मौका मिला, लेकिन 110 किलो के आजम खान के मैदान पर उतरते ही सोशल मीडिया पर उन्हें उनके वजन की वजह से ट्रोल किया जाने लगा। अभिनेता अजय देवगन का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसकी तस्वीर जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। बताया गया कि अजय देवगन ने यह नया लुक अपनी आने वाली फिल्म थैंक गॉड के लिए रखा है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक की और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर जीत के मंत्र दिए। कोरोना नियमों की अनदेखी के बाद दिल्ली के सरोजनी नगर एक्सपोर्ट मार्केट को अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया है। दिल्ली में कोरोना नियमों के तहत बाजार खोलने की इजाजत मिली थी, इसके बावजूद कोरोना नियमों की अनदेखी हो रही थी। इन बाजारों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, न ही मास्क लगा रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने अगले आदेश तक बाजार को बंद करने का फैसला किया। एक तरफ सारा देश कोरोना महामारी के कहर से बचने या बचे रहने की कोशिश में लगा हुआ है। देश में अदना से लेकर आला तक तीसरी लहर के आने का अंदेशा भी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे बीच के ही कुछ लोगों की लापरवाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने सरकार तक को सोचने को मजबूर कर दिया। ये तस्वीरें सामने आई हैं पहाड़ों में बसे पर्यटन स्थलों से, जहां कोरोना के कहर से बचकर निकले लोगों ने मौज मस्ती के चक्कर में तीसरी लहर को न्योता देना शुरू कर दिया है। तीसरी लहर का तेजी से फैला डर। भीड़ ने बढ़ा दी देश की मुसीबत। पहाड़ों पर सैलानियों का जमघट। कोरोना की इस महामारी में पहाड़ों पर जो भीड़ नजर आ रही है, उसने 130 करोड़ देशवासियों के माथे पर परेशानी की चिकन पैदा कर दी है। इस भीड़ ने देश के प्रधान तक की फिक्र बढ़ा दी है। कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। देश भर में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने हरदम सावधान रहने की हिदायतें दे रखी है। सरकार भी लगातार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जता रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना के नियमों का पालन करें, लेकिन जमीनी सच्चाई तो कुछ और ही है। देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई इन तस्वीरों को देखकर भला कौन कह सकता है कि यहाँ लोग कोरोना से डरते भी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें बयां करती है कि लोग कोरोना के खतरे को कितना हल्के में ले रहे हैं। जरा सी छूट मिलते ही भीड़ की शक्ल में लोग सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश से आई ये तस्वीरें लोगों की लापरवाही की गवाह हैं। बढ़ती भीड़ ने बढ़ाई टेंशन, बेपरवाह भीड़ बनी मुसीबत। तीसरी लहर का बढ़ा खतरा, नहीं संभले तो फिर लॉकडाउन। ऐसे तो आ जाएगी तीसरी लहर। भीड़ का कहर, तीसरी लहर। जगह जगह घूमने फिरने, मौज मस्ती करने के लिए निकले लोगों की ये तस्वीरें और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच इस भीड़ ने सरकार के सामने चिंता का पहाड़ खड़ा कर दिया है। फिजाओं में डर तैरने लगा है कि कहीं ये लोग कोरोना की तीसरी लहर को न्योता ना दे दें। शिमला, मसूरी, कुफरी, डलहौजी और मनाली जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। हिल स्टेशन पर बढ़ रही भीड़ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी चिंता जताई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी असर नहीं होना चाहिए। मगर हिमाचल के हालात, खास तौर पर शिमला जैसी जगहों पर उमड़ी भीड़ की तस्वीरों के बीच उन्होंने भी तीसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया। कोविड में ऐसी क्राउड अगर देखने को मिलेगी तो संक्रमण की संभावना और ज्यादा उसमें बनी रहेंगी, और ऐसे भी कहा जा रहा कि थर्ड वेव आने वाली है। इस बात को इनकार भी किया नहीं जा सकता है। मौजूदा वक्त में कोरोना को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को देश में कोरोना के 41,806 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
और कोरोना के 581 मरीजों ने पिछले 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। 5 राज्यों के आंकड़े ज्यादा फिक्र बढ़ाने वाले हैं। 5 राज्यों में कोरोना के 75% नए केस आ रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा 37.4% नए केस आए। इसके बाद महाराष्ट्र में 8,602 मामले, आंध्र प्रदेश से 2,591 मामले, तमिलनाडु में 2,458 मामले और ओडिशा में 2,074 मामले दर्ज किए गए हैं। हिमाचल के कई इलाकों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस तरह से टूरिस्ट नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और मास्क को गलत तरीके से पहन रहे हैं, उससे खतरा और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी नियमों की अनदेखी पर चिंता जताई और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उसी सिलसिले में जितने टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं हमारे, जैसे शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली, रोहतांग टनल, सब में हमने एडिशनल फोर्स भेज दी और उनका एक ही मैंडेट रहेगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एनफोर्स करना, और अगर अगर टूरिस्ट अगर उसको वायलेट करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेना। तो इसके परिणाम बड़े अच्छे हुए हैं। कहते हैं हमेशा 1 और 1 का जोड़ 2 नहीं होता। कई बार ये गिनती 11 भी बन जाती है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौर में ये जोड़ सैकड़ों और हजारों गुना ज्यादा हो जाता है। और ये बात पहाड़ी इलाकों में जुटे भीड़ लगाकर मौज मस्ती करते लोगों को समझने की ज्यादा जरूरत है। कहीं इनके चक्कर में पूरा देश तीसरी लहर की चपेट में ना आ जाए। महाराष्ट्र के नासिक से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना एक दिन पहले की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया, जिसमें बेकाबू कार बाइक सवार को टक्कर मारती दिखी। इस खौफनाक हादसे से ठीक पहले उसी सड़क पर एक सामान ढोने वाली गाड़ी और एक कार वहां से गुजरती दिखी। तभी सड़क के दूसरी तरफ खड़े एक स्कूटर सवार ने सड़क को पार करने की कोशिश की, जिसे बचाने के चक्कर में सामने से आ रही कार बेकाबू हो गई और उसने वहां से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मोटरसाइकिल सवार हवा में उछल गया, जबकि उसकी बाइक और कार सड़क किनारे लगे एक खंबे से जा टकराई। इस बीच खंबे के पास खड़ी एक दूसरी बाइक भी उसकी चपेट में आने से चकनाचूर हो गई। बताया गया कि इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। उत्तराखंड के बागेश्वर में बादल फटने से कोहराम मच गया। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के बस्ती गांव में बादल फटने से तबाही आ गई और पानी के साथ ढेर सारा मलबा भी गांव में पहुंच गया। हालांकि अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हरियाणा के हिसार में 100 करोड़ की लागत से राम मंदिर की तर्ज पर लक्ष्मी जी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा, जिसके भूमि पूजन समारोह में आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने भी हिस्सा लिया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में लगे शिल्पकार और कारीगर ही इस मंदिर का निर्माण करेंगे। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अस्थियां मनाली के ब्यास और मनालसू के संगम पर विधि विधान से विसर्जित कर दी गई। बिहार के औरंगाबाद में एक मार्केट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी चपेट में दर्जनों दुकानें भी आ गई, जिससे करोड़ों के नुकसान की आशंका है। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। सीरियाई शासन के हवाई हमलों और गोलाबारी में 6 नागरिक मारे गए। माना जा रहा था कि जिहादियों के कब्जे वाला इदलिब शहर संघर्ष विराम समझौते के बाद सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन वहां भीषण बमबारी जारी है। पश्चिमी अमेरिका में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका की प्लूमास के जंगल में भीषण आग से अब तक लाखों एकड़ में फैले जंगल जलकर राख हो गए हैं। आग इतनी भयानक है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी आग अभी तक नहीं बुझाई जा सकी है। बिहार के कटिहार में अचानक आए तेज बवंडर से लोग दहशत में आ गए हैं। कटिहार की कदवा थाना क्षेत्र के चांदपुर गरिया गांव की नदी में अचानक आए तेज हवा और पानी मिलकर खतरनाक बवंडर का रूप ले लिया। करीब 5 मिनट तक ये बवंडर बना रहा। इसी बीच कुछ लोग इस बवंडर को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करते रहे। पाकिस्तान